सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज मैं अपनी दूसरी शिक्षण योजना कक्षा 7 विज्ञान विषय की प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अवधारणा का क्षेत्र। तो जैसा कि हम लोगों ने अच्छे से हम लोग जानते ही हैं कि पाठ की कौन-सी विषय वस्तु या कॉन्सेप्ट हम बच्चे को क्लियर करने जा रहे हैं, वह चिन्हित क्षेत्र ही हमारा अवधारणा का क्षेत्र होगा। तो जैसे कि ये मेरा पाठ है अध्याय 15 प्रकाश। इस पाठ में मेरे 6 अवधारणा के चिन्हित क्षेत्र हैं। इसमें पहला है प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। दूसरा प्रकाश का परावर्तन दक्षिण या वाम, गोली दर्पणों से खेल, गोली दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब, लेंसों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब और सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन। ठीक है, तो इस तरह से जब हम अपनी पेडागॉजिकल प्रोसेस बनाएंगे इस पाठ से संबंधित, तो हमको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो हमारी पेडागॉजिकल प्रोसेस हो पूर्णतः जो बाल केंद्रित हो और शिक्षक उसमें सुविधादाता की भूमिका में नजर आए। पाठ में दी गई अवधारणाओं को सरल से सरल तरीके से, सहज ढंग से, बच्चों की अधिक से अधिक सहभागिता के साथ और आसपास के जीवन से जोड़ते हुए हमको इस पेडागॉजी में गतिविधियों को स्पष्ट करना है। और बच्चों के पूर्व ज्ञान को आगे तक लेके जाने वाली होनी चाहिए ये पेडागॉजी मुख्य रूप से। तो इसीलिए आज मैं जब अपने कक्षा में जाऊंगी तो बच्चों के पूर्व ज्ञान को आगे लेके जाने के लिए सबसे पहले मैं कक्षा में जाते ही बच्चों को पंचतंत्र की शेर तथा खरगोश की कहानी, जिसका थोड़ा सा वर्णन पुस्तक में है, वो कहानी सुनाकर उससे संबंधित कुछ प्रश्न बच्चों से पूछूंगी। चूँकि बच्चे प्रकाश का पाठ जो है वो कक्षा 6 में भी विस्तार से पढ़ चुके हैं प्रकाश के बारे में, तो उन्हें जो बहुत ज़्यादा हमें अभी प्रकाश से परिचित कराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो हम अब यहीं से शुरू कर सकते हैं सीधे प्रकाश के विषय में उनको पढ़ाना। तो इस तरह से कहानी सुनाकर मैं बच्चों से प्रश्न कर सकती हूँ कि बताओ बच्चों, क्या सचमुच कुएं के अंदर दूसरा शेर था? बच्चों के उत्तर सुनूंगी। यदि नहीं तो शेर को कुएं में दूसरा शेर कैसे दिखा? ऐसा कैसे हुआ? क्या आप लोगों ने भी कभी पानी या दर्पण में अपना चित्र या तस्वीर देखी है? और यदि रोशनी प्रकाश ना हो तो भी क्या हम अपने आप को दूसरों को देख पाते हैं? यदि नहीं देख पाते तो क्यों नहीं देख पाते? इस तरह से मैं बच्चों से प्रश्न करके उनके उत्तर सुनूंगी और उनको चर्चा में सहभागिता का पूरा अवसर दूंगी। इसके बाद हम बच्चों से पूछेंगे, किसी भी वस्तु को अंधेरे में देखने के लिए उस पर रोशनी डालनी पड़ती है क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ? यही हुआ ना बच्चों कि जब रोशनी प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है और टकराकर वापस हमारी आंखों तक आता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। क्या ऐसा ही है? अपने विचार बताइए। तो बच्चों, आज हम इसी प्रकाश के विषय में और भी बहुत कुछ जानेंगे। अब कक्षा के चारों समूहों के बच्चों को पेज नंबर 184 से 187 तक का वाचन कर कठिन शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर कॉपी में लिखने को बोलेंगे और जो अर्थ उन्हें अच्छे समझ में नहीं आ रहे हैं वो शिक्षक से या हमसे पूछेंगे। तो बच्चों, आपने रेल इंजन के अग्रदीप और लाइट हाउस का चित्र भी पुस्तक में देख लिया और चित्र 15.2 में दिखाया गया प्रयोग प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है, ये आप कक्षा 6 में कर चुके हैं। तो आइए इस प्रयोग को दोहराकर इसकी पुष्टि करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक बच्चे को पहले मुड़े हुए पाइप से फिर सीधे पाइप द्वारा मोमबत्ती की लौ का अवलोकन कराएंगे और संबंधित प्रश्न पूछ करके प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है इस अवधारणा की पुष्टि के लिए उनसे उनके उत्तर जानेंगे और कुछ प्रश्न करके उनकी समझ को जानने का प्रयास करेंगे। अब ग्रुप क्रमांक 1 के बच्चे क्रियाकलाप 15.1 में समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन दिखाएंगे और हम सभी बच्चों को अवलोकन कराते हुए चर्चा के माध्यम से प्रकाश के परावर्तन को हम स्पष्ट करेंगे और उनके अनुभवों को साझा करने का अवसर देंगे। अब ग्रुप क्रमांक 2 के बच्चे क्रियाकलाप 15.2 का प्रदर्शन करते हुए समतल दर्पण के सामने जलती हुई मोमबत्ती का प्रतिबिंब दिखाते हुए प्रतिबिंब के सीधा होने कि प्रतिबिंब सीधा है कि उल्टा, देखिए बच्चों, अवलोकन कीजिए, इसका माप कितना है, क्या मोमबत्ती की लौ जितनी बड़ी है क्या उसका प्रतिबिंब भी उतना बड़ा ही बन रहा है, आदि का अवलोकन बाकी ग्रुपों के बच्चों को करने और निष्कर्ष निकालने हेतु समय देंगे और अंत में हम इनके प्रत्येक बिंदुओं को स्पष्ट करेंगे।
ग्रुप क्रमांक 3 के बच्चे चेस बोर्ड या कागज पर बराबर वर्ग खींचकर क्रियाकलाप 15.3 द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की अन्य विशेषताओं का प्रस्तुतिकरण करेंगे। हम उसमें छूटी हुई बातों का पुनर्वलन करेंगे। इस तरह से दिखाएंगे बच्चे चेस बोर्ड के अगर 2 खाने के बाद हम दर्पण के सामने रबड़ रख रहे हैं तो दर्पण के अंदर भी 2 खाने के बाद ही रबड़ दिखेगी, उसका प्रतिबिंब दिखेगा। इसका मतलब कोई वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूरी पर होती है दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। इस चीज़ को बच्चे स्वयं पुष्टि करेंगे, स्वयं देखकर सीखेंगे, अपने अनुभव से सीखेंगे। और जब इस तरह से बच्चे सीखेंगे तो उन्हें आनंद आएगा और जो हमारी कक्षा बोझिल हो गई थी वो फिर से जीवंत हो उठेगी और बच्चे आनंद के साथ सीखने लगेंगे। अब दक्षिण या वाम की समझ के लिए बच्चे पुनः पुस्तक के पेज नंबर 188 से 197 का वाचन कर कठिन शब्दकोश की सहायता से ढूंढकर लिखेंगे। ग्रुप क्रमांक 4 के बच्चे दर्पण के सामने खड़े होकर दर्पण से पार्श्व परिवर्तन की घटना को दिखाकर स्पष्ट करेंगे और सभी बच्चे आकर के अपने अपने दाएं हाथ उठाकर देखेंगे, बाएं हाथ उठा के देखेंगे कि दर्पण में उनका कौन सा हाथ उठता है। इस प्रकार बच्चे एम्बुलेंस शब्द कागज पर लिखकर दर्पण की सहायता से बूझो को जो समस्या है उसके प्रश्न को स्पष्ट करेंगे और जानेंगे कि एम्बुलेंस में उल्टा क्यों लिखा होता है एम्बुलेंस, है ना। इसको वो स्वयं करके देखेंगे और समझेंगे। इस प्रकार बच्चे रुचि लेंगे और जो कक्षा में आइस जम जाती है वो आइस ब्रेकिंग प्रोसेस भी होगी। अब समूह क्रमांक 1 और 2 के बच्चे क्रियाकलाप 15.5 में स्टील की चम्मच के बाहरी और भीतरी पृष्ठ पर बने अपने अपने प्रतिबिंब का प्रस्तुतिकरण करेंगे। इस तरह से हम बच्चों को गोलीय दर्पण की समझ बताएंगे। सभी बच्चों चम्मच में अपना चेहरा देखेंगे, एक बार अंदर की सतह से, एक बार ऊपरी सतह से, उभरी हुई सतह से, और उसमें अंतर देखेंगे और अपने अपने विचार बताएंगे। इस प्रकार हम बच्चों को गोली दर्पणों से परिचित कराते हुए चित्र 15.12 में अवतल और उत्तल सतह स्पष्ट करेंगे। इनके चित्र बनवाएंगे। रबर की गेंद को काटकर भी अवतल और उत्तल की अवधारणा स्पष्ट करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न भी बच्चों से करेंगे और उनकी समझ का अंदाजा लगाएंगे। इस तरह से ये पाठ थोड़ा सा बड़ा है, इसमें गतिविधियाँ ज़्यादा हैं और मैंने सारी पेडागोजिकल प्रोसेस में अपनी सारी गतिविधियों को स्थान दिया है, इसलिए थोड़ी सी ये जो हमारी प्रक्रिया है वो लंबी लग रही है। अब सभी समूहों के बच्चे अपना अपना अवतल दर्पण लेकर बाहर जाकर सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब क्रियाकलाप 15.6 के माध्यम से बनाकर देखेंगे और हम उनकी सहायता करेंगे प्रतिबिंब बनाने में। अगले दिन हम क्रियाकलाप 15.7 में अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाकर बच्चों को दिखाएंगे। इसकी विशेषता बताने को कहेंगे कि देखो बच्चों, प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है, मोमबत्ती की लौ सीधी दिख रही है कि उल्टी दिख रही है। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। बच्चे इसको साकार होते हुए देखेंगे और फिर बच्चे भी पर्दे पर प्रतिबिंब स्वयं बना करके देखेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। इस प्रयोग को करके देखकर बच्चे बोर्ड पर हमारे द्वारा बनाई सारणी 15.1 में आकर भरेंगे कि जब अवतल दर्पण के सामने बच्चे मोमबत्ती को किस स्थिति में रख रहे हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, कितने सेंटीमीटर पर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, ये बच्चे सारणी 15.1 में आकर भरेंगे। बच्चे अवतल दर्पण के उपयोग कक्षा में सामने आकर बताएंगे, जो कि किताब में दिए हैं उनको नोट करेंगे। पहले हम क्रियाकलाप 15.8 द्वारा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब और इसकी विशेषताएं और उपयोग बताएंगे और बच्चों को स्वयं करके देखने का अवसर देंगे और बच्चे सामने आकर प्रस्तुतिकरण करेंगे कि किस प्रकार अवतल दर्पण से वास्तविक और उत्तल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, इन प्रतिबिंबों में क्या अंतर है, किसको पर्दे पर प्राप्त कर पा रहे हैं, किसको नहीं, इसका प्रस्तुतिकरण बच्चे स्वयं करेंगे आके सामने। आवर्धक लेंस, हैंड लेंस दिखाते हुए लेंसों से परिचय कराएंगे। चित्र 15.22 के चित्र बनाते हुए उत्तल एवं अवतल लेंस की बनावट दिखाकर विज्ञान किट से इन लेंसों को लाकर दिखाकर इनका अवलोकन कराकर इनकी विशेषताएं उनसे स्वयं पूछेंगे कि बताइए उत्तल लेंस कौन सा है जो बीच में फूला है, किनारों पर पतला है, और अवतल लेंस किनारों पर मोटा है, बीच में पतला है। अब लेंस और दर्पण भी बच्चों को दोनों दे देंगे और उनसे स्वयं पूछेंगे कि बताओ इन दोनों में क्या अंतर आपको दिख रहा है। इस तरह से लेंस और दर्पण में पहले उनके विचार सुनेंगे, फिर बाद में हम लोग उसका पुनर्वलन करेंगे और स्पष्ट करेंगे। क्रियाकलाप 15.9 में बच्चे उत्तल लेंस द्वारा सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब बनाकर देखेंगे और विचार साझा करेंगे कि उधर किससे बन रहा था, उधर
सूर्य का प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बन रहा था, इधर उत्तल लेंस से बन रहा है। अब अवतल दर्पण की तरह उत्तल लेंस से भी वास्तविक प्रतिबिंब बनाकर बच्चों को प्रस्तुतिकरण करने का अवसर देंगे, क्योंकि अवतल दर्पण से बना चुके हैं, तब उनको उत्तल लेंस में स्वयं बनाने के लिए प्रेरित करेंगे प्रतिबिंब। अवतल लेंस से आभासी प्रतिबिंब बनता है, बच्चे स्वयं इसका अनुभव करेंगे देख करके। क्रियाकलाप 15.11 में प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण का प्रदर्शन करेंगे एवं क्रियाकलाप 15.12 में न्यूटन की डिस्क तैयार करके हम बच्चों को स्वयं दिखाएंगे कि देखो 7 रंग जब आपस तेजी से घूमती है डिस्क, तो 7 रंग जब आपस में घुल मिल जाते हैं तो श्वेत रंग दिखने लगता है। इस प्रकार सिद्ध होगा कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष कैसे बनता है ये भी स्पष्ट करेंगे, बच्चे स्वयं करके देखेंगे और उन्हें मज़ा भी आएगा। और जब बच्चा स्वयं करता है, करके देखता है, तो अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है। हमारा NCF 5 भी कहता है कि बच्चा सीखे हुए ज्ञान को जीवन में उतार सके, इसलिए हमको गतिविधि कराना, उनको पूरा अवसर देना आवश्यक है। इस प्रकार से हम छूटी हुई बातों को, जो बीच बीच में प्रस्तुतिकरण हुए हैं, बच्चों से जो चीज़ छूट गई है उसको पुनः स्पष्ट करेंगे, पुनर्वलन करेंगे और चिन्हित बच्चों को विशेष शिक्षण द्वारा पुनः अवधारणा स्पष्ट करेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारा जो चौथा बिंदु है TLM पर। TLM में मैंने देखिए लिस्ट बनाई है जो जो सामग्री मुझे इस गतिविधियों को कराने के लिए लगेगी, जैसे कि उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, ये सारी लिस्ट मैंने बना रखी है। अब अनुमानित कालखंड में मैंने 10 कालखंड लिए हैं, क्योंकि मेरी कक्षा में बच्चों की संख्या ज़्यादा है। कालखंड निर्भर करता है बच्चों की संख्या पर और बच्चों की सीखने की गति पर। क्योंकि मुझे हर एक बच्चे को दर्पण लेंस देने हैं, उनको प्रतिबिंब बनाकर स्वयं बनाकर देखने का अवसर देना है, इसलिए मुझे 10 कालखंड लग सकते हैं और ज़्यादा भी लग सकते हैं। लर्निंग इंडिकेटर, अब लर्निंग इंडिकेटर सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमको अपनी कक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। ये निर्धारित बिंदु हैं जिन पर हम जब कक्षा में गतिविधियां करा रहे होंगे तो इन बिंदुओं के अंतर्गत हम बच्चों का अवलोकन करेंगे। जैसे जब हम समतल दर्पण से परावर्तन का प्रयोग करा रहे हैं तो उस वक्त हम इस लर्निंग इंडिकेटर का उपयोग करेंगे कि समतल दर्पण से परावर्तन की घटना को समझ पाना, क्या बच्चा समझ पा रहा है, क्या सही दिशा में जा रहा है। समतल दर्पण का प्रयोग कर प्रतिबिंब बनने की घटना का विश्लेषण कर पाना, दर्पण में प्रतिबिंब बनने के प्रयोग को स्वयं कर पाना एवं निष्कर्ष निकाल पाना, अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बना पाना, प्रयोग के आंकड़ों का सारणीकरण कर पाना, सारणी से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर पाना, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण से परावर्तन की घटना का वर्णन कर पाना। अगर बच्चा ये सब कर पा रहा है, मतलब हम जो गतिविधि करा रहे हैं, जो हमारी सिखाने की टेक्निक है वो सही है, हम सही दिशा में जा रहे हैं। ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस क्या बच्चा सही सीख रहा है, क्या इन गतिविधियों को कर कर वो अपने जो उसका लक्ष्य है आउटकम, लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर पाएगा। यदि नहीं, बच्चा ऐसा नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे बताने की जो टेक्निक है उसमें कमी है, हमें उसमें सुधार करना पड़ेगा और बच्चे की स्तर से जाके पुनः उस अवधारणा को या उस गतिविधि को दोहराना पड़ेगा। तो इस तरह से इंडिकेटर हमको ये इंडिकेट करते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं इन बिंदुओं पर उनका हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी एक तरह से कर रहे हैं, उनका अवलोकन भी कर रहे हैं मन ही मन, और देख रहे हैं कि बच्चा क्या सही दिशा में जा रहा है। अगला बिंदु है मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न। इसमें हमने अभी तक जो गतिविधियां कराई थी, अब उन गतिविधियों से संबंधित प्रश्न पूछ करके, ये प्रश्न पाठ के पीछे के भी हो सकते हैं, अब हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि जो हमने सिखाया है क्या उसमें बच्चे की समझ विकसित हो गई है। यदि नहीं हुई है तो इन प्रश्नों के आधार पर हम चिन्हित छात्रों को अलग करेंगे और उन्हें पुनः गतिविधि दोहराकर अच्छे छात्रों के साथ में ग्रुप बना करके उन अवधारणाओं को पुनः स्पष्ट करेंगे। जैसे कि मैंने पूछा बच्चों से, हम किसकी उपस्थिति में देख पाते हैं, उनका उत्तर होना चाहिए कि प्रकाश। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं बताइए, तो बच्चों को बताना चाहिए कि बराबर बनता है वस्तु के, दर्पण के अंदर बनता है ना, और बस सीधा बनता है, आभासी बनता है। ये अगर ये बता पा रहा है मतलब उसकी समझ विकसित हुई है, क्योंकि उसने करके देखा है, प्रतिबिंब बना के देखा है। वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषताएं, आभासी प्रतिबिंब की विशेषताएं, इनमें अंतर, अगर ये सारे उत्तर बच्चा बता पा रहा है मतलब उसकी अवधारणा स्पष्ट हो गई है
है ना। और चिन्ह अगर नहीं हुई है तो चिन्हित छात्रों को हम पुनः विशेष शिक्षण द्वारा अवधारणा स्पष्ट करेंगे। अब है आओ करके सीखें खेल खेल में। इसमें हम अध्याय के पीछे जो अधिगम विस्तारित कार्य दिया होता है उसको में हम जो परियोजना कार्य है वो बच्चों को देंगे, जैसे कि कागज़ की एक पतली शीट, पॉलीथीन या कांच पर स्केच पेन से अपना नाम लिखकर समतल दर्पण के सामने खड़े होकर शीट पर लिखे अपने नाम को पढ़िए। अब दर्पण में अपने द्वारा लिखे नाम के प्रतिबिंब को देखिए। इस तरह से विस्तारित अधिगम में पेज नंबर 200 पर पानी में जलती मोमबत्ती का क्रियाकलाप करके दिखाइए। इसी तरह पेज नंबर 201 पर दिए हुए भूमिका का खेल रोल प्ले कक्षा में करके दिखाइए। इस तरह से हम बच्चों को खेल खेल में करने के लिए अधिगम विस्तारित कार्य देंगे। साथ ही हम जैसे कि न्यूटन की डिस्क बनाइए अथवा 7 वर्णों वाला लट्टू बनाइए, इस तरह के कार्य दे सकते हैं जिसमें बच्चों को आनंद आए, वो स्वयं करके देखें सीखें। अब अंतिम बिंदु है हमारा लर्निंग आउटकम। हमने जो अपने बिंदु क्रमांक 1 अवधारणा से के क्षेत्र से लेकर के आओ करके सीखे तक जो भी हमने क्रियाकलाप की है, बच्चों के साथ में मेहनत किए हैं, वो लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए था। समतल दर्पण से परावर्तन की घटना को समझता है। अगर बच्चे में वो चीज़ आ गई है तो हम समझता है लिखेंगे, जबकि हम इंडिकेटर में लिख रहे थे समझ पाना, क्योंकि हम वहाँ उसका निरीक्षण कर रहे थे, उन बिंदुओं पर कार्य कर रहे थे। अब वो बच्चे में आ गया है, उसने वो निर्धारित दक्षता उस उम्र की उस कक्षा की दक्षता को प्राप्त कर लिया है, तो हम लिखेंगे समतल दर्पण से परावर्तन की घटना को समझता है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की घटना की व्याख्या करता है, दर्पण से प्रतिबिंब बनने का प्रयोग गतिविधि करता है और निष्कर्ष निकालता है, अवतल व उत्तल दर्पण के प्रयोग से प्रतिबिंब बनाता है, अवतल व उत्तल दर्पण से परावर्तन को समझता है, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने का प्रयोग करता है, लेंसों से प्रतिबिंब बनने की घटना पर प्रश्न चर्चा व्याख्या करता है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, इसे प्रयोग द्वारा निष्कर्ष निकालता है, दिखाता है, उत्तल एवं अवतल लेंस के विभिन्न उपयोग के अनुभवों को साझा करता है। इस तरह से अगर बच्चा कर पा रहा है इन सब चीज़ों को, इसका मतलब जो हमने हमारी शिक्षण योजना बनाई थी वो सफल थी और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहे हैं, कर लिए हैं। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।